मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। अब आप सुन रहे हैं नंबर 0 द डेस्टिनी सीजन 5 ब्लड ऑथ लेगेसी ऑन वेंजेंस, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल नेक्सस नैरेटिव में। तो अब चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। विपिन हाउस के भीतर एक छोटे से आंगन में तेज हवा के साथ एक भयंकर औरा आगे पीछे हो रही थी। साथ ही हांफने और पसीने के जमीन पर गिरने की आवाजें भी आ रही थीं। मिताली, आराम करो। तुमने प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक अभ्यास किया है और यदि हम खाने और आराम करने का समय भी जोड़ दें तो यह कुल मिलाकर 2 घंटे से भी कम है। यदि यह जारी रहा तो मुझे डर है कि तुम्हारा शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। आंगन का दरवाजा खुला और राशि और रुद्र दोनों की आंखों में चिंता के भाव थे और वे अंदर आए। पहले मिताली व्हाइट रॉक सिटी में एक लाडली युवती हुआ करती थी जो जब भी कोई बात बिगड़ती तो रोने लगती थी। लेकिन अब वह एक मशीन की तरह हर दिन 10 घंटे से अधिक अभ्यास करती थी। 1 महीने पहले उसका चेहरा कुछ मोटा था, लेकिन अब उसके गालों की हड्डियां थोड़ी क्षीण हो गई थीं और उसकी भौहें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं, जो पहले से पूरी तरह बदल गया था। अभी मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, मास्टर विपिन का डायरेक्ट स्टूडेंट भी नहीं हूँ। मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। मिताली ने अपना सिर हिलाया। व्हाइट रॉक सिटी से विपिन ने अभी तक उसे एक डायरेक्ट स्टूडेंट के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिसका अर्थ है कि भले ही वह जेनिथ किंगडम में आ गई थी, वह अभी भी सिर्फ एक लेखा परीक्षक थी। स्थिति के मामले में वह रोमा, रेणु, आरव, आकाश, वाणी, दीपक और अन्य डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ भी तुलना नहीं कर सकती थी। इसलिए जब भी उसके पास समय होता, वह कड़ी मेहनत के माध्यम से खुद को साबित करने की उम्मीद में अथक परिश्रम करती थी। अभ्यास के लिए काम और आराम के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है। इस तरह से अभ्यास करने से आप और अधिक थक जाएंगे। मुझे डर है कि यह आपकी प्रगति में बाधा बन सकता है। राशि ने भौहें चढ़ा दी। चिंता मत करो, मैं खुद देख लूंगी। मेरा लक्ष्य सरल है, आप सभी की तरह मास्टर विपिन का डायरेक्ट स्टूडेंट बनना। मिताली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उनके अच्छे इरादों को जानते हुए। ठीक है, मुझे अभ्यास जारी रखना है। आप सभी को भी जल्दी करना चाहिए। शिक्षक बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी वरिष्ठ भाई बहन पहले ही शक्तिशाली कुलों द्वारा ले जाए जा चुके हैं और एक मजबूत अभ्यासी बनना बस समय की बात है। अगर हमारा लेवल बहुत कम रहा तो यह हमारे शिक्षक के लिए शर्म की बात होगी। यह सच है। राशि और रुद्र ने एक सुर में सिर हिलाया। अतीत में उन्होंने सोचा होगा कि उनकी स्वयं की साधना की गति धीमी नहीं थी,
लेकिन रोमा, रेणु, आरव, विक्रम, दीपक, आकाश, वाणी जैसे वरिष्ठ भाइयों की तुलना में उन्होंने महसूस किया कि वे एक ही लेवल में भी नहीं थे। केवल वे ही नहीं, मुर्गी और घोड़ा भी आश्चर्यजनक रूप से तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। औसत प्रतिभा और संसाधनों के साथ यदि वे प्रयास नहीं करेंगे तो वे कब आगे बढ़ पाएंगे? चूंकि विपिन आपके शिक्षक हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तभी अंधेरे से एक ठंडी खर्राटों की आवाज आई। राशि, मिताली और बाकी लोगों ने जल्दी से अपना सिर घुमाया तो देखा कि दो लंबे व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर आ रहे हैं। यह कोई और नहीं बल्कि अघोर चाकू सेक्ट के नेता थे जो चुपके से वहां पहुंचे थे। द्वारिका और उनके वरिष्ठ शिष्य सुभाशिष। वहां कौन है? रुद्र का चेहरा उदास हो गया जब वह अपनी दो बड़ी बहनों के सामने खड़ा हुआ। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप आज्ञाकारी होकर हमारे साथ आएं ताकि अनावश्यक दर्द से बचा जा सके। सुभाशिष ने उदासीनता से हाथ हिलाते हुए कहा, जल्दी से दौड़ो और टीचर को खोजो, मैं उन्हें रोक लूंगा। रुद्र का चेहरा सख्त हो गया और वह धीमी आवाज में चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। इससे पहले कि वह उन तक पहुंचता, एक भारी मुट्ठी नीचे गरजती हुई आई। अभ्यास की इस अवधि के दौरान उनकी प्रगति काफी उल्लेखनीय थी। वह भीम रैंक के पीक तक पहुंच गए थे, जो दक्ष रैंक से केवल आधा कदम दूर था। इस तरह की साधना को व्हाइट रॉक सिटी में शिखर माना जाएगा, लेकिन अघोर चाकू सेक्ट के दो सबसे मजबूत लोगों के सामने इसका कोई मतलब नहीं था। सुभाशिष ने अपनी उंगली हिलाई और तलवार की नोक से एक चमक निकली, जिससे रुद्र घुराया और पीछे की ओर उड़ गया। हवा में रहते हुए उसके मुंह से खून निकलने लगा। रुद्र, यह देखकर कि उनका छोटा भाई घायल होने से पहले एक भी कदम नहीं झेल पाया, राशि और मिताली के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। एक तीखी चीख के साथ वे भी हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़े। दोनों महिलाओं की ताकत रुद्र से बहुत अलग नहीं थी। वे अभी अभी धर्म रूप क्षेत्र में पहुंची थीं और उनकी बुनियादी बातें ठोस थीं। उनका हर कदम ताकत से भरा हुआ था। हालांकि सुभाशिष की तुलना में जो स्टार रिवर लेवल 3 पीक पर थे, वे बहुत पीछे रह गए और सुभाशिष के सिर्फ 2 झटकों के बाद दोनों को लगातार पीछे हटना पड़ा। मूर्ख जो मौत को आमंत्रित करते हैं। सुभाशिष ने उन तीनों को पीछे धकेलते हुए हल्के से नाक भौं सिकोड़ी। जैसे ही वह उन्हें पकड़ने के लिए तैयार हुआ, मिताली ने अपनी कलाई घुमाई और अघोर चाकू अप्रत्याशित रूप से उसकी हथेली में दिखाई दिया, जो एक भयंकर ब्लेड हवा में बदल गया, जिसे उसने उसकी ओर मोड़ दिया। अघोर चाकू तकनीक? सुभाशिष आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। आप भी अघोर चाकू भाग्य का अभ्यास कर रहे हैं? लड़की की तलवारबाजी बहुत ही रिफाइन थी। हालांकि उसकी शक्ति सीमित होने के कारण बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन ब्लेड की हवा से निकलने वाली भयंकर आभा ने उसे भी एक स्पष्ट भय का एहसास कराया। यह उनके शिक्षक द्वारा सिखाई गई तकनीकों से पूरी तरह अलग था। यह और भी अधिक बलशाली और शक्तिशाली लग रहा था। यह कि एक लड़की उस जैसे बड़े आदमी से भी अधिक जोरदार तरीके से तलवारबाजी कर सकती है।
ऐसी बात कहना अविश्वसनीय सोचनीय होगा। वह अघोर चाकू डेस्टिनी का अभ्यास कर रही है जिसे मैंने नहीं सिखाया। मैं भी इसे महसूस नहीं कर सकता। उसने बड़बड़ाया। उसे जिंदा पकड़ो। हमें उससे अच्छी तरह से पूछताछ करनी चाहिए। द्वारिका ने लड़की की तलवारबाजी पर ध्यान दिया और अपनी भौं उठाई। हाँ, सुभाषिस ने शब्दों को बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। एक झटके से उसने मिताली के अघोर चाकू को दूर फेंक दिया। फिर एक हथेली का प्रहार लड़की के कंधे पर लगा। धमाका। मिताली पीछे की ओर उड़ गई। उसके शरीर से हवा में खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी और हिलने में असमर्थ हो गई। मुझे बचाओ। यह देखकर कि दुश्मन कितना भयानक था कि वे तीनों सिर्फ 2 सांसों में ही गंभीर रूप से घायल हो गए थे। राशि आगे कुछ सोच नहीं पाई और मदद के लिए चिल्लाई। हालांकि जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, उसने एक दमनकारी शक्तिशाली बल को नीचे गिरते हुए महसूस किया, जिसके बाद उसके पेट में एक धमाका हुआ। धमाका। फिर वह भी पीछे की ओर उड़ गई। उसका शरीर अकड़ गया और चेहरा पीला पड़ गया। ब्लेड की रोशनी से आने वाले एक ही वार ने उसके पेट के निचले हिस्से में घातक घाव कर दिया। चोट इतनी गंभीर थी कि वह चौंका देने वाली थी। राशि। रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। अपने दर्द को अनदेखा करने की कोशिश करते हुए वह आगे बढ़ा, लेकिन मोहांग ने फिर से अपना हाथ हिलाया, जिससे हवा में एक ब्लेड हवा में उड़ता हुआ रुद्र के सीने में घुस गया, जो साफ साफ आर पार हो गया। धप। भारी चोट लगने के बाद रुद्र अब और नहीं टिक सका। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून बह रहा था। अब वह पूरी तरह से हिलने में असमर्थ था। इस लड़की को अपने साथ ले जाना ही काफी है। 2 चालों के बाद, जिससे जोड़ी गंभीर रूप से घायल हो गई, सुभाषिस आगे बढ़ने ही वाला था कि द्वारिका की आवाज सुनाई दी। हाँ। सुभाषिस ने सिर हिलाया, हवा में हाथ बढ़ाया और मिताली को अपने कंधे पर उठा लिया। चलो। द्वारिका जाने के लिए मुड़े। गुरुजी, क्या हमें कोई संदेश छोड़ना चाहिए? सुभाषिस ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं। आपने अभी जो मार्शल स्किल्स इस्तेमाल की हैं, वे अघोर चाकू मार्शल स्किल्स हैं। विपिन वापस आने पर जरूर नोटिस करेगा। जब तक वह मूर्ख नहीं है, उसे पता चल ही जाना चाहिए कि क्या हुआ था। द्वारिका ने हाथ हिलाकर उसे नकारते हुए कहा, जब तक उसे एहसास होगा, हम पहले ही शैडो ऑफ जाइल में पहुंच चुके होंगे। भले ही उसकी पृष्ठभूमि शक्तिशाली रही हो और उसने अपनी असली ताकत छिपाई हो, लेकिन उसे वहां कोई फायदा नहीं होगा और वह अभी भी हमारी दया पर निर्भर रहेगा, है ना? गुरु की बुद्धि अद्वितीय है। सुभाषिस को अचानक एहसास हुआ। जैसे ही वे बात कर रहे थे, दोनों व्यक्ति मिताली को उठाकर आंगन से बाहर चले गए और घनी रात में गायब हो गए। राशि। रुद्र। हमलावरों को भागे ज्यादा समय नहीं हुआ था कि मोहन ने शोर सुना और दौड़कर वहां पहुंचा। खून से लथपथ 2 लोगों को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने जल्दी से गोलियां निकालीं, उन दोनों को खिलाईं और उनकी बढ़ती चोटों को स्थिर किया। जल्दी करो, बचाओ। मिताली, उसे अघोर चाकू सेक्ट द्वारा ले जाया गया है। समझाने में संघर्ष करते हुए राशि तुरंत बेहोश हो गया। यंग मास्टर के शिष्य को
नुकसान पहुंचाना और उसके छात्र का अपहरण करना। अघोर चाकू सेक्ट अपनी कब्र खुद खोद रहा है। गंभीर रूप से घायल दंपत्ति को तत्काल उपचार के लिए उनके कमरों में ले जाने के लिए लोगों को भेजने के बाद मोहन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनकी निगाहें बर्फीली और तीव्र थीं। वह यंग मास्टर के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानता था। विपिन आम तौर पर छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करता था, लेकिन अगर कोई उसके लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता तो वह निश्चित रूप से दुनिया को उल्टा कर देता। ऐसा लग रहा था कि जेनिथ किंगडम उथल पुथल के कगार पर था। वशिष्ठ फैमिली उस प्रांगण के बाहर जहां 10,000 फॉक्स कुआं स्थित था, अभी उजाला होने ही वाला था कि एक आकृति चुपचाप वहां पहुंची। एक लंबी नीली पोशाक पहने हुए जो उसके सुंदर शरीर को और भी निखार रही थी, उसने अपने मंदिर पर एक गुलाबी फूल लगाया हुआ था जो जीवंत था और लगभग नमी से टपक रहा था। कुछ ही कदम चलकर वह आंगन के गेट के बाहर पहुंच गई। वह अंदर जाने के लिए जल्दी नहीं हुई और न ही उसने दस्तक दी। इसके बजाय उसने एक तांबे का दर्पण निकाला, अपने चेहरे पर कुछ बिखरे बालों को सावधानी से फिर से व्यवस्थित किया, अपनी लाल लिपस्टिक फिर से लगाई और फिर एक सांस छोड़ी। 2 कदम चलकर वह गेट के सामने पहुंची, अपनी हथेली आगे बढ़ाई और दस्तक देने के लिए तैयार हो गई। आरोही, तुम यहां क्या कर रही हो? तभी एक आवाज सुनाई दी और लंबी नीली पोशाक वाली लड़की आरोही जल्दी से मुड़ी और उसने देखा कि अनुष्का आंगन के एक तरफ से आ रही है। अनुष्का ने भी बहुत सावधानी से कपड़े पहने हुए थे। हल्के बैंगनी रंग की लंबी ड्रेस जो असाधारण रूप से आकार में फिट थी, जो उसके शरीर के कर्व्स को पूरी तरह से आउटलाइन कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था और उसके होंठ चमक रहे थे, जिससे ऐसा आकर्षण हो रहा था कि कोई भी उसे चूमने के लिए झुकना चाहे। उसकी शानदार खूबसूरती और उसके सलीकेदार कपड़े सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने एक खास तरह का लंच बॉक्स पकड़ा हुआ था। उसके करीब पहुंचने से पहले ही हवा में एक खुशबू फैल गई। मैं तो बस देखने ही आई थी। तुम क्या कर रही हो? तुम यहां क्या कर रही हो? आरोही ने जल्दी से अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिए, हकलाते हुए, मैं विपिन के लिए कुछ खाना लाने आई हूं। ये वही सूप है जिसे मैंने अजातशत्रु से सुबह जल्दी उठकर उसके लिए पकाने को कहा था। अनुष्का ने अपने हाथ में लंच बॉक्स उठाया। खाना लाना? उसके पास पहले से ही लावण्या है। क्या आपके लिए ऐसा करना अनुचित नहीं है? आरोही ने भौहें सिकोड़ी। मैंने 2 हिस्से बनाए, एक फू यिंगेंग के लिए भी। मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है जब तक वह मेरे हाथ के बने खाने का एक निवाला खा लेता है, मुझे संतुष्टि रहेगी। अनुष्का मुस्कुराई। तुम भी यहां खाना नहीं ला सकती हो, है न? मुझे मत बताना कि तुम रास्ता भटक गई थी और गलती से यहां आ गई। मैं हाँ, मैं भी खाना लाई हूं। आरोही को जब पकड़ा गया तो वह शर्मा गई। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे से आगे की ओर लाया और वास्तव में
उसके हाथ में एक लंच बॉक्स भी था जिसमें से खाने की खुशबू आ रही थी। सुबह सुबह सूप पीना पेट के लिए अच्छा नहीं है। ये दलिया है जिसे मैंने शशांक से सुबह सुबह विपिन के लिए बनवाया था। दलिया बहुत मीठा है। मैंने विशेष रूप से बुलेल शाह से डीप फ्राइड फ्रेंच फ्राइज और सोया चाप बनाने के लिए कहा था। तभी रश्मिका वहां आई और अपने हाथ में नाश्ता उठाया। विपिन निश्चित रूप से मेरा नाश्ता खाएगा। वह निश्चित रूप से मेरा खा जाएगा। आरोही ने अपनी भौहें उठाईं। यहां बहस करने का क्या मतलब है? अगर हम दरवाजा खटखटाएं और अंदर जाएं तो क्या हमें पता नहीं चलेगा कि वह किसका खाना खाना चाहता है? तब वो भी एक चिढ़ाने वाली आवाज सुनाई दी और रागिनी वहां चली आई। रागिनी, तुम भी विपिन के लिए कुछ खाना लाई हो? यह देखकर कि वह नाश्ता भी पकड़े हुए थी, अनुष्का के चेहरे पर नाराजगी झलक उठी। बिल्कुल नहीं, मैं बस लावण्या को खाना पहुंचा रही हूं और संयोग से विपिन के लिए भी कुछ ले आई हूं।